हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं परमात्मा भारती और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीपीबी मैथ्स टॉपिक में। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ और क्लास 9th के मैथ में ये पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, क्लास 9th का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। अध्याय नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है। अध्याय 1 संख्या पद्धति। इस अध्याय 1 में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। तो देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति को जानने के लिए यानी कि हमें इस अध्याय नंबर 1 को पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जैसे हम जब प्रश्नावली को हल करेंगे तो हमें इन सब बिंदुओं को हमने ध्यान देना है। इन सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने यहाँ पे लिया है, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट का हमें वहाँ पे यूज होगा। तो जब तक हम लोग ये इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम जैसे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें कहीं आ गया तो हम उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, सब दिए गए हैं जो भी हैं, 1 2 3 4 5 के रूप में मैंने लिया है, और इसको पहले जान लेते हैं। उसके बाद ही फिर हम लोग वीडियो को उसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने लिया है प्राकृतिक संख्या के बारे में। बहुत से बच्चों को प्राकृतिक संख्या के बारे में मालूम होगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्या के बारे में मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं जो है बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इस चैप्टर में यूज करना है प्राकृतिक संख्या के बारे में जानने। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होता है, जैसे हम लोग किसी की काउंट करते हैं, जैसे कोई अगर आपको कुछ दे दिया जाए और उसको काउंट करने के लिए दिया जाए, मतलब गिनने के लिए दिया जाए, तो जिससे कि आप गिनती कहाँ से शुरुआत करते हो, जो गिनती शुरुआत हम लोग करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से करते हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोग गिनती की शुरुआत करते हैं। तो यानी कि प्राकृतिक संख्या उसे कहेंगे दोस्तों, वह संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हमें इनफाइनाइट तक जाना है। कहाँ तक जाना दोस्तों? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का चिन्ह है। तो हमें इनफाइनाइट तक जाना है, मतलब हमें अनंत तक जाना है। वह संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो, ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत 1 से हो और अनंत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसकी शुरुआत जो है कहाँ से हो, 1 से हो और अनंत तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लिया। अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में लिखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को रोक रोक करके आप उसको लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जो होता है, वह संख्या जिसकी शुरुआत 0 से हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक जाया जाए? अनंत तक जाया जाए। जिसकी शुरुआत जो है दोस्तों 0 से हो, वह संख्या जिसकी शुरुआत 0 से हो और अनंत तक जाए, उसे जो है पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको आप इसकी एक कॉपी बना लीजिए और लिखते रहिए उसमें, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो होता है दोस्तों, जैसे वह संख्या, देखिए पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग आइए देख लेते हैं पूर्णांक को कैसे समझना है। जैसे पूर्णांक जो होता है हमारा, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया किसको, हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या को लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इस तरीके से इनफाइनाइट हमने पूर्ण संख्या ले लिया। अब पूर्णांक को देखिए कैसे समझना है, मतलब जो पूर्णांक होते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या को लिख दिया। अब पूर्ण संख्या में हमें किसको मिलाना है? पूर्ण संख्या में हमें जो प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंक हैं, पूर्ण संख्या में जो है ऋणात्मक अंकों को मिला दिया जाए। मतलब यहाँ पे एक है -1 कर दिया जाए, और फिर -2 और फिर -3, फिर उसके बाद में -4 -5 इस तरीके से -6 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसे इन सबको जोड़ दिया जाए इसी में। पूर्ण संख्या में देखो पूर्ण संख्या लिखा हुआ था, ये देखिए दोस्तों पूर्ण संख्या लिखा हुआ था। अब इस पूर्ण संख्या में अगर हम प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंक को मिला दें, तो ये हमारा एक पूर्णांक बन जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पूर्णांक हो जाता है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के अगर ऋणात्मक अंक को मिला दिया जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये पूर्णांक हो जाता है। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक। अब पूर्णांक जान लीजिए,
पूर्णांक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब जिस संख्या के पहले जो है माइनस का चिन्ह लगा हो उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जैसे मैंने लाइन खींच के जो लिखा है ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। इसको ऋणात्मक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। फिर ये बीच में जो एक शून्य दिख रहा है इसको शून्य पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य पूर्णांक बोलेंगे। इसको शून्य पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? शून्य पूर्णांक बोलेंगे। फिर इधर देखिए, यहाँ पे जो यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के उधर इनफाइनाइट तक के हैं इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए दोस्तों, ये पूर्णांक हो गए। अच्छा, पूर्णांक का पहले मतलब जान लीजिए। पूर्णांक है ना, पूर्णांक, अगर पूर्णांक को हमें जानना है तो जैसे पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, यानी कि जो पूरा पूरा अंक होगा उसी को पूर्णांक कहेंगे। जब पूरा पूरा अंक होगा, पूरा पूरा अंक होगा, पूरा पूरा संख्या होगा तो उसी को पूर्णांक कहेंगे। जैसे पूर्णांक देखो, जैसे हमने ले लिया 5 तो ये पूर्णांक है। मैंने ले लिया -100 तो ये पूर्णांक है। अब ये -100 है तो इसको, लेकिन अगर देखिए दोस्तों 2.5 ले लिया जाए तो ये पूर्णांक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये पूर्णांक हमारा नहीं बनेगा, ये पूर्णांक हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक होगा, ये हमारा पूर्णांक होगा, लेकिन 2.5। अब 2.5 हमने क्या कहा है कि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूरा पूर्णांक। तो ये देखो, ये जैसे हमें 2.5 दिया गया है तो 2.5 जो है ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। पूर्ण मतलब कि जैसे 2 से अधिक है और 3 से कम है। 2.5 है, 2.5 यानी कि 2 से अधिक है और 3 से जो है कम है। 2.5 है ना दोस्तों, 2.5 है। तो इस तरीके से 2 से अधिक है ये और 3 से कम है। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पूर्णांक नहीं मानना है दोस्तों। ये पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक होगा। शून्य भी एक क्या है? पूर्णांक है। ऐसे अगर -1000 को ले लिया जाए तो ये भी एक क्या है? पूर्णांक है। -185 को ले लिया जाए ये भी एक क्या है? पूर्णांक है। अब पूर्णांक को हमने 3 प्रकार का बताया है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक शून्य पूर्णांक होता है। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य पूर्णांक। तो शून्य पूर्णांक अलग है। धनात्मक पूर्णांक मतलब जिसके पहले धन का चिन्ह होगा उसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, जिसके पहले माइनस का चिन्ह होगा उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम लोग जो है जान लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है यहाँ पे सम संख्या। तो सम संख्या तो सब बच्चों को मालूम होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या तो आप लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों। सम संख्या जो होता है हमारा, देखिए हमने इसको मिटा दिया और यहाँ पे मैं अब आपको सम संख्या पे, यहाँ पे सम संख्या हम लोग जानेंगे। सम संख्या क्या होता है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। सम संख्या, जो सम संख्या होता है, देखिए सम संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतया क्या हो? विभाजित हो। जैसे आपने ले लिया 4, तो 4 में तो अगर 2 से भाग देंगे, पूर्णतया मतलब पूरी तरह से, कि मैं सम संख्या के बारे में बता रहा हूँ, सम संख्या के बारे में बता रहा हूँ। वह संख्या जो 2 से पूर्णतया क्या हो? विभाजित हो। मतलब अगर 2 से जिस संख्या में भाग दिया जाए अगर वो पूरा पूरा कट जा रहा है तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। जैसे ये, जैसे इसमें अगर 2 से भाग दोगे आप तो 2 दूना 4, तो ये देखो ये पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटा? कट गया, तो इसको हम सम संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक और तरीका है सम संख्या पहचानने का तरीका होता है। सम संख्या कैसे पहचानोगे? अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर, इकाई अंक जानते हो ना दोस्तों आप, जैसे यहाँ पे किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, इन 5 अंकों में से कोई भी अंक आ रहा है तो हम उसको पहचान लेंगे कि वो हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो उसको हम सम संख्या मानेंगे। जैसे इस तरीके से देखिए 870 है। अब 870 सम है या विषम है, इसको पहचानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको केवल इकाई के अंक को देखना है। अगर इकाई का अंक इन 5 में से कोई भी है तो इसको हम क्या मानेंगे? सम संख्या मानेंगे। तो सम संख्या आप लोगों को मालूम हो गया होगा दोस्तों। अब आइए हम लोग जान लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे विषम संख्या दिया गया है, सम और विषम। सम होता है एक और एक विषम होता है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, विषम संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो विषम संख्या जो होता है वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो। मतलब वह संख्या जिसमें अगर 2 से भाग दिया जाए
तो पूरा पूरा ना कटे, उसमें कुछ ना कुछ शेषफल आए। जैसे हमने ले लिया 51। अब 51 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 उतार लेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 1, तो देखिए यहाँ पे 1 शेषफल आ गया कि नहीं आ गया, इस शेषफल हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर शेषफल कुछ आ रहा है, कुछ शेषफल कुछ बच जा रहा है, तो उसको हम सम संख्या नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या बोलते हैं या उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या आप ले सकते हो 3, आप ले सकते हो 5, आप ले सकते हो 19, आप ले सकते हो 21, आप ले सकते हो 27, 27 है, इस तरीके से, है ना। तो ये सब आपके विषम संख्या के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये विषम संख्या में, ये सब विषम संख्या में आते हैं। आप ले सकते हो 1009, इस तरीके से, ये सब विषम संख्या है। अच्छा, विषम संख्या का पहचानने का तरीका क्या होता है दोस्तों, विषम संख्या पहचानने का तरीका, देखो विषम संख्या कैसे आप पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, विषम संख्या पहचानने का जो तरीका है दोस्तों, ये देखिए कैसे पहचानेंगे। जैसे जिसके इकाई के स्थान पे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, 1, 3, 5, 7, 9, इन 5 अंकों में से कोई अंक अगर इकाई के स्थान पे आ रहा है तो उसको हम पहचान लेंगे, उसको हम जान जाएंगे, उसको हम कह देंगे कि वो हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसके यूनिट डिजिट यानी कि जिसके इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, तो हम उसको पहचान लेंगे कि वो हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या के बारे में हम लोगों को मालूम हो गया दोस्तों। अब आइए हम लोग जान लेते हैं, एक यहाँ पे दिया गया है भाज्य संख्या। क्या दिया हुआ है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, आइए जान लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य है, देखिए दोस्तों, भाज्य मतलब डिविजिबल मतलब कि जो संख्या पूर्णतः मतलब विभाजित हो, कई अंकों से विभाजित हो। जैसे हमने ले लिया 8, अब 8 को हम चेक करेंगे किस किस संख्या से विभाजित है। तो 8 जो है अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर तो 1 से विभाजित है, 8 को अगर हम देखेंगे तो 2 से विभाजित है, 8 को अगर हम देखेंगे 4 से विभाजित है, और 8 को अगर देखेंगे तो हम 8 से विभाजित है। तो देखिए दोस्तों, अब भाज्य संख्या ही समझते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए 8 जो है, 8 किस किस संख्या से कट जाएगा। 8 देखो 1 से कट गया, 2 से कट गया, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब कैसे हम भाज्य संख्या किसको कहेंगे, वह संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, वह संख्या जो स्वयं और 1 के साथ साथ और भी संख्याओं से विभाजित हो, तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। वह संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होने के साथ साथ और संख्याओं से भी विभाजित हो, तो उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो कि वह संख्या जो 1 से तथा स्वयं से और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि वह संख्या जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अगर 8 को देखा जाए दोस्तों, तो 8 1, 2, 3, 4 संख्याओं से कट जा रहा है। तो हमने क्या कहा है कि वह संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य संख्याओं से भी कट जाए, तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या की अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं, तो वह संख्या जो 1 तथा स्वयं के साथ साथ और संख्याओं से भी या अन्य संख्याओं से भी कट जाए, तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखिए देखो, अब दोस्तों हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित हो, वह संख्या, देखिए भाज्य का सीधे उल्टा आ गया। भाज्य संख्या किसे कहते थे, जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और अन्य संख्या से भी कट रहा था। लेकिन हमें अभाज्य के बारे में क्या जानना, अभाज्य। अब देखिए पहले अभाज्य का मतलब जान लीजिए। अभाज्य, आ माने होता है नहीं, और भाज्य माने जो ना कटे, है नहीं। भाज्य माने होता है विभाजित होना, है ना,
विभाजित होना, ठीक है। जैसे जो विभाजित ना हो, जो विभाजित ना हो, विभाजित नहीं, विभाजित होना नहीं, मतलब विभाजित ना हो, विभाजित नहीं, नहीं विभाजित हो, मतलब जो ना कटे। अच्छा, ना कटे मतलब किससे किससे कटे? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। वह संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि आपको क्या करना है, वीडियो को रोक रोक करके और इन सबको लिख लेना है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप ले सकते हो दो, दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तीन भी अभाज्य संख्या है, ये तीन जो है। पाँच भी अभाज्य संख्या है, सात भी अभाज्य संख्या है। नौ नहीं है दोस्तों, नौ जो है एक से भी कट जाएगा, तीन से भी कट जाएगा और नौ से भी कट जाएगा। तो एक नौ जो है दो संख्याओं से ज़्यादा से कट जाएगा, इसीलिए नौ नहीं है। तो फिर 11 हो जाएगा, फिर उसके बाद में ऐसे 13 हो जाएगा, ऐसे 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब अभाज्य संख्याओं के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो अभाज्य संख्या मालूम आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमें जानना है सहअभाज्य संख्या के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, सहअभाज्य संख्याओं में दो संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्याओं में दो संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? दो संख्याएं होंगी। सहअभाज्य को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, वह संख्या जिसके, या ऐसे आप कह सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिए, ऐसे दो संख्याएं या ऐसी तीन संख्याएं या ऐसी चार संख्याएं, आप कुछ भी कह सकते हो, ऐसी दो संख्याएं जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त, एक के अलावा और कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सहअभाज्य का एग्जाम्पल हमने ले लिया 4,9, हमने यहाँ पे ले लिया 4,9। अब 4,9 आप चेक कीजिए कि सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जो 4 दिया गया है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। फिर उसके बाद में 9 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। 9 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। अब देखिए करना क्या, अब हमें चेक करना है इसके अभाज्य गुणनखंडों को। तो अभाज्य गुणनखंड 4 के अभाज्य गुणनखंड है 1, 2 मतलब 1 गुणे 2 गुणे 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड है 1 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें हम देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। तो उभयनिष्ठ देखिए यहाँ पे 1 है, इसमें भी 1 है, उभयनिष्ठ 1 मिल गया। 2 इसमें है लेकिन नीचे वाले में कहीं 2 नहीं है। 3 नीचे है लेकिन ऊपर वाले में कहीं नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या जान लिया कि जो सहअभाज्य संख्या होते हैं, एक के अलावा और कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा 4 और 9 सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे आप कह सकते हो 13,15 आप कह सकते हो, ये भी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अगर 13 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो 1 × 13 बनेगा, यानी कि 1 गुणे 13 बनेगा। 15 का निकालोगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5 बनेगा। अब इसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में, जैसे इसके गुणनखंडों में देखो 1 और 1 ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, लेकिन 3 और 5 की जोड़ी ना तो ऊपर, 3 ना तो ऊपर है ना तो 5 ऊपर है, 13 ना तो नीचे है, और है ना। तो इस तरीके से एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो है हम क्या कह देंगे कि ये 4,9 सहअभाज्य हैं, 13,15 सहअभाज्य हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, 7,8 ले सकते हो, ये सब सहअभाज्य हैं। 2,5 ले सकते हो, यह सब सहअभाज्य हैं। इन सबको हम लोग दोस्तों सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो सहअभाज्य दोस्तों समझ में आ गया। अब आइए हम लोग जान लेते हैं अगला हमारा टॉपिक है, अगला बिंदु है परमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इन सबको जान लीजिए, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं इन सब का यूज होगा, जहाँ पे हम जो इसीलिए बताया जा रहा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से
हमको जान लेना है। ये क्लास 9th के मैथ का पार्ट नंबर 1 है। इस तरीके से आप लोगों को मिलता रहेगा सब पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी हो, है ना, वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके लेकिन q बराबर 0 ना हो। वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके लेकिन q बराबर 0 ना हो, मतलब नीचे वाला 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं या उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। हमने क्या बताया कि वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके लेकिन q बराबर 0 ना हो, p बटे q के रूप में हो लेकिन q बराबर नहीं हो, q बराबर नहीं हो 0, मतलब q का मान, इस q का मान 0 ना आए, है ना। जैसे 1/4 लिख सकते हो आप, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q बराबर 0 ना आए, मतलब q का मान, नीचे वाले का मान 0 ना आए, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1/4 परिमेय संख्या है, ये 3/5 परिमेय संख्या है, आप -10/25 ले लीजिए, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। 7/8 ले लीजिए, परिमेय संख्या है, या 12/11 ले लीजिए, परिमेय संख्या। तो ये सब परिमेय संख्या हैं दोस्तों। जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। q बराबर मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसे अगर कोई कहे कि 4/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने जाना है, हम लोग सीखे हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसमें q का मान दोस्तों 0 नहीं होता है, मतलब नीचे वाले का मान 0 नहीं होता है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जान लेते हैं। देखिए p बटे q के रूप में लिखा हमने और ये q का मान 0 नहीं है, नीचे वाले का मान 0 नहीं है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि मतलब परिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके लेकिन q बराबर 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं।